बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकंड ईयर कॉमर्स के टॉपिक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आज हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है जो कि एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रहा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन का आज हमारा 13th वीडियो लेक्चर हम अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड हम ऑलरेडी जो एमसीक्यूज अब तक अपलोड कर चुके हैं वो 18 एमसीक्यूज की 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मजीद 10 एमसीक्यूज के ऊपर हम इंशाल्लाह बात करने के लिए जा रहे हैं। पहली एमसीक्यू जो कि 19th एमसीक्यू है उसके बारे में जरा बोर्ड को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 4 लाख। कोई आप फिक्स एसेट परचेज करके लाए जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है एंड बुक वैल्यू इज ₹1,80,000 और उसी फिक्स एसेट की जो बुक वैल्यू है वो है 1,80,000 रुपए। आपसे फाइंड आउट करवा रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करते हैं। बुक वैल्यू निकालने का सिंपल प्रोसीजर जो होता है कि किसी भी फिक्स एसेट की जितनी भी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में से आप माइनस करवा देते हैं उसकी बुक वैल्यू को। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आ जाता है वो इसमें से आ जाता है हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। ये सिंपल फॉर्मूला है बुक वैल्यू को निकालने का। कॉस्ट जरा चेक करिएगा कितनी है। कॉस्ट आपसे कहता है 4 लाख रुपए। अगर कॉस्ट आपके पास 4 लाख रुपए है और उसी का जो बुक वैल्यू है वो कितनी है 1,80,000 रुपए। स्टूडेंट ये बात बताइएगा कि 4 लाख में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ होगा कि बुक वैल्यू आ रही है 1,80,000 रुपए। तो आप कहेंगे एक काम करते हैं 4 लाख में से जो चीज हमें माइनस करनी होती है वो जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1,80,000 रुपए। इट मीन्स दैट अगर हम 4 लाख में से 1,80,000 को माइनस करा दें तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो कि आएगा 2,20,000 रुपए। इट मीन्स दैट कि इसका सही आंसर होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो आपसे पूछ भी रहा है वो जवाब होगा 2,20,000। चेक करें ठीक है 2,20,000 रुपए ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जवाब इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तरीकाकार क्या किया हमने, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है। चूंकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट में से माइनस करवा देते हैं बुक वैल्यू को तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पेपर में आपसे इस अंदाज में भी पूछ सकता है कि वो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दे और बुक वैल्यू दे दे और पूछे कॉस्ट क्या होगी। तो आप क्या करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू इन दोनों को प्लस करवा लेंगे तो वहां पे कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं जो कि बेसिकली आज के लेक्चर से रिलेटेड सेकंड है, वैसे 20th है। कहते हैं on December 31, 2013 31 दिसंबर सन 2013 को कोई ऑफिस इक्विपमेंट है जिसकी बुक वैल्यू आपको बात दे रहा है 3,40,000 रुपए। इनके बुक वैल्यू की उसने रकम दे दी आपको 3,40,000। एक काम करते हैं बोर्ड के ऊपर लिख भी लेते हैं। बुक वैल्यू आपको दे दी 3,40,000। उसके बाद बताइएगा क्या कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 60,000। यानी कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000 रुपए। और एक अहम बात यह है कि अगर कंपनी इस्तेमाल कर रही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेट कितना दे रहा है 20%, तो पूछ रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या होगा सन 2014 का। पहली बात तो यह है कि जरा बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा और बताइएगा कि जब 2013 का साल खत्म हो रहा था उस वक्त उस ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कितनी मौजूद है आपके पास 3,40,000 रुपए मौजूद है और उसी ऑफिस इक्विपमेंट का टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना मौजूद है 60,000। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करना है। रेट है आपके पास 20% और डेप्रिसिएशन आपको चाहिए 2014 का। हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेशन करना सिखाई थी और उसमें एक खास बात ये बताई थी कि जब भी आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करेंगे तो जितनी भी कॉस्ट होती है उसमें से उसके पुराने अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को पहले माइनस किया जाएगा, फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी जिसको आप बुक वैल्यू कहते हैं उस बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत बेसिक गलती कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं कि जनाब ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू जो कि ऑलरेडी 3,40,000 दी हुई है 3,40,000 रुपए, तो वो 3,40,000 रुपए में से 60,000 को माइनस करेंगे जो कि गलत हो जाएगा और 3,40,000 में से 60,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर अगर वो 20% ले लेते हैं तो जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है क्यों गलत हो जाएगा, उसका जवाब ये है, सही जवाब ये है कि ऑफिस इक्विपमेंट की आपको बुक वैल्यू चाहिए होती है और बुक वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कॉस्ट में से हम माइनस कराते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी, खुद से दे दी। कितनी दे दी 3,40,000 रुपए।
जब वो बुक वैल्यू खुद से दे देगा तो फिर ऐसी सूरत में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट को बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। फिर क्या करना है, 3,40,000 रुपए जो उसने बुक वैल्यू दे दी, इस 3,40,000 रुपए के ऊपर डायरेक्ट आप ये रेट अप्लाई करेंगे जो कि 20% होगा। कैलकुलेटर निकालिएगा, 3,40,000 का 20% ले लेते हैं तो जवाब, सही जवाब है इसका 68,000 रुपए, और 68,000 रुपए हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी। और स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं 3,40,000 रुपए में से 60,000 को पहले माइनस करें और उसके बाद उसके ऊपर रेट अप्लाई करें 20%, तो जवाब आता है 56,000 रुपए, जो कि ये वाला आंसर है, ये गलत हो जाएगा। बी केयरफुल, 56,000 रुपए सही जवाब उस सूरत में माना जाएगा जब आपके पास यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू ना देता, बल्कि ऑफिस इक्विपमेंट की यहाँ पे बुक वैल्यू की जगह देता कॉस्ट। और अगर कॉस्ट देता कितनी, 3,40,000 रुपए, तो 3,40,000 रुपए में से पहले आप उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते जो कि 60,000 है। 3,40,000 में से जब 60,000 माइनस करते तो ये आ जाता आपके पास 2,80,000 रुपए। 40 और 20 बिल्कुल 2,80,000 रुपए आता, और 2,80,000 रुपए के ऊपर जब आप रेट अप्लाई करते जो कि 20% है, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाती, जो कि अमाउंट आ जाती 56,000 रुपए, यानी कि सही आंसर बी होता। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू उसने ऑलरेडी आपको दे दी निकाल कर, कितनी दे दी, 3,40,000। जब बुक वैल्यू उसने खुद निकाल के दे दी तो अब आप ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की रकम माइनस नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट इस 340 के ऊपर 20% अप्लाई करेंगे और जवाब आ जाएगा आपके पास 60,000 रुपीज। 21st MCQ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस रिड्यूसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंसेस हटा देना चाहिए, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम कर देता है एवरी ईयर, हर साल यानी कि सालाना, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू जो होती है वो हर साल कह रहे हैं वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, कौन से मेथड से, क्या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जवाब है यही बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है हर साल का डेप्रिसिएशन सेम निकलता है। यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड या यूनिट्स आउटपुट मेथड के अंदर जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं डेप्रिसिएशन उतना ही ज्यादा निकलता है, जितने यूनिट्स कम बनाते हैं उतना ही डेप्रिसिएशन कम निकलता है। वर्किंग आवर्स मेथड में भी बेस क्या है, आवर्स, लिहाजा जितने नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा यूज करेंगे डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, कम यूज करेंगे कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपके पास नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही वो मेथड है कि जिसके अंदर हर नए साल का डेप्रिसिएशन हर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में या लास्ट ईयर के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे 2015 का जो डेप्रिसिएशन आएगा उसके मुकाबले में 16 का डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, 16 का जो डेप्रिसिएशन आएगा उसके मुकाबले में 17 और कम हो जाएगा, 18 का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 17 से भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हर नए साल का डेप्रिसिएशन हर पिछले साल के मुकाबले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, और जो कम होता है उसकी रीजन क्या होती है कि आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो बुक वैल्यू पर करते हैं, और बुक वैल्यू आती कब है, जब आप कॉस्ट में से उसका तमाम पुराना अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की रकम माइनस होने की वजह से अहम तरीन चीज क्या है, वैल्यू कम हो जाती है। जब वैल्यू कम होती है उस पर रेट अप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होना शुरू हो जाती है। 22nd, इक्विपमेंट की रकम जरा चेक करिएगा, टोटल आपके पास 20,000 है, टू बी डेप्रिशिएटेड उसको आपको डेप्रिशिएट करना है, रेट आपको दे रहा है वो 10% एनुअली यानी कि सालाना। इक्विपमेंट आपके पास 20,000 का है, डेप्रिसिएशन का रेट दे रहे हैं 10% सालाना। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोज ओपनिंग बैलेंस 4,000। थोड़ा सा ट्रिकी है ये एमसीक्यू, लेकिन थोड़ा आपको समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो चेक करें 22वीं जो एमसीक्यू है इसके अंदर कौन सा मेथड यूज हो रहा है डेप्रिसिएशन का। अगर आप गौर करें तो इक्विपमेंट की कॉस्ट गिवन है और उसके और रेट भी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ, ये दरअसल स्ट्रेट लाइन मेथड से ही जो डेप्रिसिएशन जो दूसरा मेथड निकाला गया है जिसका नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट रेट या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये बेसिकली वो मेथड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट में से सैलरी वैल्यू माइनस होती है, मल्टीप्लाई कराते थे रेट डिवाइडेड बाय 100। तो बताएं कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपए। सैलरी वैल्यू तो हमारे सवाल में गिवन नहीं है, अलबत्ता रेट गिवन है। 20,000 रुपए का जब 10% अप्लाई करेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आएगा 2,000 रुपए, 2000। बताइए आपसे कहता है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है 4,000 रुपए।
कि ओपनिंग बैलेंस से क्या मुराद है, लास्ट ईयर का अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जितना भी एंडिंग बैलेंस होगा वो करंट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। रकम है 4000। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि कॉन्ट्रा अकाउंट है फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट की वैल्यू को डाउन करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। तो ऑलरेडी लास्ट ईयर में आपने मशीनरी को या उस फिक्स एसेट को जो यूज ऑलरेडी आप कर चुके हैं वो कितने का कर चुके हैं, 4000 रुपए का। वो लास्ट ईयर का एंडिंग बैलेंस और करंट ईयर का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इतनी रकम है 4000। कह रहा है कैलकुलेट करो एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को टू बी रिपोर्टेड, जिसको आपको रिपोर्ट करना होगा इनकम स्टेटमेंट में, जिसको आईएस कह रहे हैं शॉर्ट में, और बैलेंस शीट में, जिसको वो क्या कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में, और साथ साथ बताओ अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को भी बताओ, जिसको रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट में। इसका मतलब दो बातों के बारे में पूछ रहा है एक ही एमसीक्यू में। कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करो जो कि तुम लेकर जाओगे इनकम स्टेटमेंट में भी, और साथ साथ अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को भी बताओ जिसको तुम लेकर जाओगे कहां पर, बैलेंस शीट में। पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। मतलब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का अलग-अलग होता है। करंट ईयर का, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल निकल रहा है 2000। कैसे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब सही जवाब इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया 2000। चेक करते हैं, इनकम स्टेटमेंट 4000, इनकम स्टेटमेंट 2000, इनकम स्टेटमेंट 10, इनकम स्टेटमेंट 6। सही जवाब आ रहा है बी, इनकम स्टेटमेंट 2000। लेकिन अब आप कहेंगे सर बैलेंस शीट की तरह चेक करेंगे आया ये आंसर हमारा 6000 सही है या गलत है। उसका आंसर ये होगा कि ऑलरेडी अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की रकम 4000 रुपए आ रही है ओपनिंग बैलेंस में। करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 2000 रुपए जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप, एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2000 से, 4000 पहले का, 2000 करंट ईयर का, तो टोटल 6000 रुपए बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। चेक करें 6000 रुपए आ रहे हैं। इट मींस दैट ये भी टैली कर रहा है और ये भी टैली कर रहा है। 23rd कहते हैं पेटेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, पेटेंट किस चीज की मिसाल है, तो पेटेंट आपको अच्छी तरह से पता है एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है। चेक कर लीजिए इंटेंजिबल एसेट, पहले ही आंसर आपका सही है। इंटेंजिबल का मतलब होता है नजर ना आने वाला एसेट, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, जिसका कोई तबई वजूद नहीं होता, कि जिसको आप ना छू सकते हैं ना आप उसको देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एग्जिस्टेंस रखता है, वजूद रखता है, लेकिन कैसा वजूद है, तबई वजूद नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। तो पेटेंट जनरली इंटेंजिबल एसेट है, पहले ही आंसर सही है। करंट एसेट में नहीं आता, टेंजिबल एसेट में भी नहीं आता। टेंजिबल एसेट होते हैं जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है वगैरह। और आखिरी बात है नन ऑफ दीज, ये भी जाहिर बात है गलत है। नंबर 24, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। याद करिए मशीन की नेट कॉस्ट की हमने कैलकुलेशन आपको करवाई थी। उस मशीन की नेट कॉस्ट की कैलकुलेशन में आप क्या करते थे, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आप माइनस करवा देते थे अगर आपने पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड कर दी हो। विद इन डिस्काउंट पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपका सप्लायर आपको ये सहूलत फराहम कर रहा है डिस्काउंट देने की और वो क्रेडिट टर्म्स दे रहा है, एज्यूम करें 2/10 n/30, 10 डेज में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर हमने पेमेंट विद इन डिस्काउंट पीरियड कर दी, यानी कि 10 डेज के अंदर अंदर कर दी, तो डिस्काउंट आपको हासिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अर्ली पेमेंट इसका सही जवाब है। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, लेट पेमेंट। तो जाहिर सी बात है लेट पेमेंट करेंगे तो गैस डिस्काउंट का तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अर्ली पेमेंट अगर करते हैं, जल्दी अदायगी करते हैं, तो यकीनन गैस डिस्काउंट हासिल हो जाएगा। नॉन पेमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप मशीनरी या कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। जवाब गलत है, नन ऑफ दीज, वो भी जवाब गलत है। 25, दिस इज नॉट बी डेप्रिशिएटेड, इसको आप डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर। चार ऑप्शन आपको दे रहा है, कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर हो गया रहा है, नहीं लेना है। सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले है फ्रेट इन। फ्रेट इन क्या होता है भाई, रास्ते का किराया, और रास्ते का किराया आपको अच्छी तरह से पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या था, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या होता है, रास्ते का आपने इंश्योरेंस करवा लिया, सप्लायर की जहां से सप्लायर से आप माल खरीद रहे हैं, माल से मुराद मर्चेंडाइज भी नहीं बोलना चाहिए, मशीन
या इक्विपमेंट या फिक्स एसेट आप परचेज कर रहे हैं, वहां से लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन तक का जो रास्ता है उसका आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो ये भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के जुमरे में आता है। थर्ड है लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग का क्या मतलब होता है, मशीन को आप चढ़ा रहे हैं सुजुकी के ऊपर, ट्रक के ऊपर। अनलोडिंग का मतलब होता है जब मंजिल मकसूद तक पहुंच गई तो उतरवा रहे हैं, उस पर जो खर्चा करते हैं वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आप पूछ सकते हैं सर ओवरहॉलिंग से मुराद क्या है, ये भी तो बताएं। ओवरहॉलिंग का मतलब ये होता है टू एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, आप उसको चेकिंग कर रहे हैं, उसको आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, और वो जो चेकिंग कर रहे हैं वो कैसी चेकिंग हो रही है, थॉरोली चेकिंग हो रही है। इसका मतलब हुआ टू एग्जामिन, कैसे कैसी एग्जामिनेशन हो रही है, थॉरोली। थॉरोली का मतलब होता है अलिफ से लेकर जे तक, इंग्लिश में बात करें तो ए से लेकर जी तक, जेड तक, तमाम की तमाम आप उसको अंक्चर पंक्चर मशीन का अच्छी तरीके से आप ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। जहाँ ऑयलिंग की जरूरत है ऑयलिंग कर रहे हैं, ग्रीस लगाने की जरूरत है ग्रीस लगा रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई रिपेयर वगैरह की जरूरत है तो रिपेयर वगैरह आपने करवा लिया। और रिपेयर अलग से भी करवाया जाता है, तो रिपेयर अलग से जो होता है वो भी जनाब अली इसमें जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो कोई आपसे पूछे ओवरहॉलिंग का क्या मतलब होता है, तो थॉरोली अगर एग्जामिनेशन की जाए अपनी मशीनरी का, उस पर जो खर्चा होगा वो खर्चा किस में चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसलिए क्योंकि ओवरहॉलिंग करवाने की वजह से मशीनरी की कॉस्ट में इजाफा नहीं हो जाता है। 26 हमारे पास एमसीक्यू में क्या कहते हैं, दिस इज करेक्ट, ये सही है, टू फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की टोटल कॉस्ट निकालने का सही तरीका क्या है। फिक्स्ड एसेट वही है जो नेट कॉस्ट हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी। कहते हैं लिस्ट प्राइस में से ड्यूटीज को माइनस करो और फ्रेट को भी माइनस करो। पहली बात, फ्रेट माइनस होता नहीं है, फ्रेट प्लस होता है। ड्यूटीज वगैरह माइनस करो, ड्यूटीज भी माइनस नहीं होती, प्लस होती है, लिहाजा पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में कहता है लिस्ट प्राइस में ड्यूटीज को प्लस करो, ड्यूटीज प्लस ही होती हैं, और वो कह रहा है कि फ्रेट को प्लस करो तो फ्रेट भी प्लस ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ऑप्शन है वो हमको सही नजर आ रहा है। सी और डी पे भी नजर डाल लेते हैं क्या कह रहा है। सी में कह रहा है लिस्ट प्राइस में ड्यूटीज को प्लस करो, ड्यूटीज तो प्लस होती हैं। कह रहा है फ्रेट को माइनस करो, तो फ्रेट को माइनस नहीं करते, फ्रेट तो खुद प्लस होता है, सी ऑप्शन गलत। डी चेक करते हैं, कहते हैं लिस्ट प्राइस में से ड्यूटीज को भी माइनस करो और फ्रेट को भी माइनस करो, तो ये दोनों चीजें माइनस थोड़ी होती हैं, बल्कि ये दोनों चीजें प्लस होती हैं, लिहाजा डी ऑप्शन भी गलत। सही ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है, क्योंकि मशीन की जितनी भी लिस्ट प्राइस होती है उसमें जितनी भी ड्यूटीज आप पे करते हैं, ड्यूटीज कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, जैसा कि इंपोर्ट ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हो या इंपोर्ट ड्यूटी हो, तो आपको पता है ये ड्यूटीज जब आप पे करते हैं तो मशीन की कॉस्ट में आप उसको ऐड करवा लेते हैं। दोनों ड्यूटीज जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इस तरीके से रास्ते में किराया जो आप पे करते हैं वो भी आप उसके अंदर ऐड करवा लेते हैं, तो सही ऑप्शन है आपके पास बी। अब हम जाते हैं 27th एमसीक्यू की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, 27 में कह रहा है दिस इज करेक्ट एडजस्टिंग एंट्री, ये सही वाली एडजस्टिंग एंट्री है टू रिकॉर्ड करने के लिए डेप्रिसिएशन। आपको पता है एडजस्टिंग एंट्री जब हम अपना रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है हमेशा, और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो डेबिट होता है इसका क्या मतलब है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है। और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट होता है इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है इस चीज का, एसेट का। कौन से एसेट का, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का। जितने भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होते हैं लैंड के अलावा, ऑल आर डेप्रिशिएटेड। एंट्री व्हाट वुड बी द एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट and allowances for depreciation is credited is the correct adjusting entry. We can see that is this particular option available in 4 options or not. पहला ऑप्शन कहते हैं कैश डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, बिल्कुल बेतुका जवाब है। दूसरा ऑप्शन में कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इनके डेबिट का हिस्सा तो सही फरमा रहे हैं, अलबत्ता क्या है कैश क्रेडिट, फिर बेकार हो गया। सी में कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सही फरमा रहे हैं, और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इसका मतलब दोनों चीजें सही फरमा रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही वाला हो गया। डी भी चेक कर लेते हैं, कहते हैं अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट गलत हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट वो भी गलत हो गया, इसका मतलब डी पार्ट भी गलत हो गया। आज की तारीख की हमारी लास्ट एमसीक्यू, जरा बोर्ड पे तवज्जो रखते हैं। विच अकाउंट बैलेंस, इनमें से कौन सा अकाउंट बैलेंस जो है इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड, वो कैरीड फॉरवर्ड नहीं होता, आगे नहीं जाता इन द नेक्स्ट ईयर, आइंदा साल में, नेक्स्ट ईयर में। बताइएगा, याद रखिएगा पहली बात तो
ये कौन कौन सा अकाउंट कैरीड फॉरवर्ड होता है, उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। वो अकाउंट्स कैरीड फॉरवर्ड हो जाएंगे जो कि बेसिकली बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो अकाउंट कैरीड फॉरवर्ड नहीं होते जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट होते हैं। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट जो अकाउंट जाते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल रेवेन्यूज कहाँ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, और वो साल के आखिर में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनका कोई कैरीड फॉरवर्ड नहीं निकलता। अलबत्ता तमाम एसेट्स, तमाम लाइबिलिटीज, तमाम कैपिटल, इनका कैरीड फॉरवर्ड निकलता है। चेक करिएगा, कहते हैं कौन सा अकाउंट बैलेंस जो है कैरीड फॉरवर्ड नहीं होता इन द नेक्स्ट ईयर, आइंदा साल। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कैरीड फॉरवर्ड निकलेगा, आप बोलेंगे नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एक्सपेंस अकाउंट है, साल के आखिर में क्लोज हो जाता है, और वैसे भी जो भी अकाउंट क्लोज हो जाता है उसका कैरीड फॉरवर्ड नहीं निकलता। फिक्स एसेट इसका कैरीड फॉरवर्ड निकलता है, और ये वैसे भी बैलेंस शीट का आइटम है। और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इसका भी कैरीड फॉरवर्ड निकलता है, और ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ऑल ऑफ दीज, ये भी जवाब गलत हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद एक जवाब है। लिहाजा इसका सही आंसर जो है वो बताइए, विच अकाउंट बैलेंस इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड जो नहीं होता उसका सही जवाब है ए। एक बात फिर मैं रिपीट कर दूं कि तमाम के तमाम अकाउंट्स जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से होता है, वो तमाम के तमाम अकाउंट जो हैं उनका कैरीड फॉरवर्ड कभी भी नहीं निकलेगा। बताएं क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो साल के आखिर में क्लोज हो गए। और वो तमाम के तमाम अकाउंट जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से है, उनका कैरीड फॉरवर्ड सबका निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस निकलेगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज हम लोगों ने डिस्कस की वो क्या करी, हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, और टोटल आज 10 एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आप यकीनी तौर पर फायदा उठाएंगे, और वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे जिनको एमसीक्यू समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनको ये समझ में नहीं आता कि किस एमसीक्यू का क्या मतलब है। इस वक्त हमारा इरादा यही है इंशाल्लाह कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बनाएंगे। फिलहाल हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आज हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड 3rd वीडियो लेक्चर था। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली अपने दोस्तों में लाजमी इसको शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो बेल आइकन होता है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचने में देर न लगे। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अहमद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।